हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कि आज की क्लास में हम बात करेंगे जो टेक्निकल हेल्पर के जितने पेपर हो चुके हैं, उन पेपर जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। साथ में बात करूँ तो जैसे आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, 20 मई से लेकर 23 मई तक, यानी कि इस क्लास के अंदर हम टोटल 6 शिफ्ट यानी कि 6 पेपरों के जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करें। इस क्लास में हम केवल और केवल जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसी के डिस्कशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, यानी कि आल पेपर की, उसके अंदर जो राजस्थान जीके है, मैथ वगैरह है, जो नॉन टेक है, नॉन टेक के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास में बात करेंगे केवल और केवल टेक्निकल क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी काफी स्टूडेंट कमेंट आएगा, सर जो जितने शिफ्ट एग्जाम हो चुकी है उनका एक कमांड वीडियो बनाइए। तो आज के वैसे उन्हीं के आधार पर जो है जितने भी अपने पास क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, मेमोरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को विद सॉल्यूशन यानी उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन है। सो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज एक बार आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी साथी अपने जो दोस्त जो टेक्निकल हेल्प की तैयारी कर रहे हैं, उनको वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से, निम्नलिखित में से घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त होने वाला औजार। देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, जो घरेलू वायरिंग है, और मैं बात करूं वायरिंग से, तो प्रत्येक शिफ्ट के अंदर वायरिंग से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन तो इसमें पूछा ही जा रहा है। यानी कोई सी शिफ्ट हो, जैसे कि मैं बात करूं फर्स्ट शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट, 20 मई से लेकर अब तक, जैसे 24 आज हो गई, 24 मई तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तो वायरिंग में से 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछा वायरिंग में प्रयुक्त होने वाला जो घरेलू यानी सामान्य आप घरों के अंदर जो होता है उपकरण है, और वायरिंग में क्या हो वो प्रयुक्त हो, तो उस औजार का आपको क्या बताना था, नाम बताना। तो वहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जैसे मान लो कॉम्बिनेशन प्लायर है, पेचकस है, या फिर फेज टेस्ट है, तो इस तरह से जो घरेलू उपकरण है और वायरिंग में क्या हो वो प्रयुक्त होता है, इस तरह से आप उसका नाम बता सकते हो। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ट्रांसफॉर्मर में संबंधित है। और मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मर से, तो ट्रांसफॉर्मर से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो ट्रांसफॉर्मर से संबंधित क्वेश्चन है आ रहे हैं। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन इस तरह से है कि ट्रांसफॉर्मर की समांतर क्रम प्रचालन की शर्त होती है। देखो उसमें जो आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हुए थे, 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो कि समांतर क्रम में क्या है, प्रचालन की शर्त, और बाकी 4 क्या होंगे, गलत। तो समांतर क्रम आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को समांतर क्रम में क्यों चलाते हैं। जैसे मान लो लोड क्षमता आपको बढ़ानी है, जैसे मान लो आपके पास 50 केवीए क्या है लोड, आपको 50 केवीए का लोड चाहिए, यानी 50 केवीए तक का आपको लोड लेना है। और आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर मान लो एक तो है 30 केवीए का और एक है 20 केवीए। तो क्या करो, दोनों में आप किस क्रम चलाओगे, समांतर क्रम। तो लोड कितना हो जाएगा आपका 50 केवीए। और अल्टरनेटर का समांतर क्रम भी किस तरह से, इस तरह से चलता है, जैसे मान लो आपको लोड बढ़ाना है तो उस तरह से आपको अल्टरनेटर को भी जो प्रत्यावर्तक है उसको भी आप समांतर क्रम में चला सकते हो। तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मर समांतर क्रम प्रचालन की जो शर्तें हैं, तो मैं मुख्य बात करूं तो शर्तें में क्या होना चाहिए, अगर उसकी केवीए क्षमता, देखो यहाँ पर ये होगी इसकी केवीए क्षमता, तो केवीए क्षमता समान हो या फिर असमान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसकी जो वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या फिर मैं बात करूं ध्रुवता, जो उनकी जो फेजों का क्रम है वो भी क्या होना चाहिए, सेम। तो वोल्टेज क्या होनी चाहिए उसकी सेम होनी चाहिए, और फेजों की ध्रुवता है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम। यदि मान लो ध्रुवता आप सेम नहीं रखो, जैसे मान लो कि 3 फेज ट्रांसफॉर्म है, उसके अंदर ध्रुवता क्या रहेगी, आर वाई बी, और इसको आप यदि मान लो उल्टा जोड़, जैसे यहाँ V जोड़ दिया R और फिर B, तो यह क्या हो गया, फेज क्रम क्या हो गया, यहाँ पर इनवर्स यानी कि उल्टा हो गया एक तरह से। तो इसमें क्या होगा, जो परिसंचरण धारणा है उसके कारण जो ट्रांसफॉर्मर की कोर है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो जो ध्रुवता है वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और वोल्टेज भी क्या होनी चाहिए, समान। यदि मान लो वोल्टेज का मान अगर मैं बात करूं कम, जैसे ए ट्रांसफॉर्मर तो ए है और एक ट्रांसफॉर्मर अपना ये काम कर रहा है जैसे कि 340 वोल्टेज पर, और ये कर रहा है
440 वोल्टेज पे। तो होगा क्या, जैसे 440 वाला ट्रांसफॉर्मर है वो पहले तो क्या समांतर क्रम में जुड़ा हो, तो इसको क्या करने लग जाएगा, इसकी वोल्टेज को बराबर करेगा, और जब वोल्टेज बराबर होगी तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, जो वोल्टेज भी होती है वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और ध्रुवता भी क्या होनी चाहिए, समान। अगला प्रश्न अपना ट्रांसफॉर्मर से संबंधित है, और ये पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर है इंस्टॉलेशन का निम्नलिखित में से भाग नहीं, और ये मैं शिफ्ट की बात करूं तो ये पूछा गया था 22 मई की जो सेकंड शिफ्ट है, 22 मई की इवनिंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, और ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन के निम्नलिखित में से भाग नहीं है। जैसे आप ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉलेशन कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मर आप स्थापित कर रहे हो, तो उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर के जो भाग नहीं, तो ऑप्शन आपके कुछ इस तरह से दिए हुए। तो इसमें एक ऑप्शन था आपका ब्रीदर, बी ऑप्शन बात करूं सिलिका जेल, और सी ऑप्शन की बात करूं तो जैसे कि उत्तेजक, या कुछ इस उत्तेजक कुछ अलग ही ऑप्शन दिया हुआ था। और डी ऑप्शन की बात करूं तो कंजर्वेटर टैंक, और एक ऑप्शन और था। तो इस तरह से यानी जो ट्रांसफार्मर के भाग ही थे, से मैं बात कर लूं बॉडी वगैरह या कुछ फिर जैसे कि संवासक वगैरह, ठीक है। तो एक जो ऑप्शन था अपना वो क्या था कि ट्रांसफार्मर का वो क्या नहीं है, भाग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी जो चार ऑप्शन थे वो तो ट्रांसफार्मर में क्या थे, भाग, जबकि एक जो एक ऑप्शन था वो क्या था, ट्रांसफार्मर का भाग नहीं था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न अपना इस तरह से ट्रांसफार्मर है कि जिसे ट्रांसफार्मर है उसकी प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के मध्य, जैसे मान लो आपके सामने ये ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम हो गया, ये आपका एक सामने को एक ट्रांसफार्मर डायग्राम बनाते हैं, और ये एक ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसमें इस टाइप तो एक तरफ देखते हैं प्राथमिक कुंडली, और इस तरफ देखते हैं अपने सेकेंडरी कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली और ये हो गई अपनी सेकेंडरी कुंडली। तो प्राथमिक व सेकेंडरी कुंडली के मध्य जो है रेजिस्टेंस का मान पूछा गया था। यहां पर जो रेजिस्टेंस है इसका मान है पूछा गया है, तो वो कितना होता है, मैं बात करूं आदर्श हमेशा क्या होता है, ये तो उच्च, और आदर्श स्थिति में क्या होता है, अनंत। तो मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक या फिर अनंत। ये इधर प्राथमिक कुंडली और ये हो जाएगी इसकी सेकेंडरी कुंडली। या फिर मैं बात करूं जो ट्रांसफार्मर जो कुंडलियां होती है आपस में जुड़ी होती है, तो किस रूप से, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय, जो फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर क्या होती है, जुड़ी होती है। तो ये तो कौन होगा, सामान्य ट्रांसफार्मर। जो आपका सामान्य ट्रांसफार्मर हो किस, जिस कुंडलियां किस रूप से, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के रूप से। यदि मैं बात करूं ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुंडलियां जुड़ी होती है वो कैसे जुड़ी होती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। यानी जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुंडलियां आपस में जुड़ी हुई होती है, जबकि सामान्य ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियां होती है वो आपस में जुड़ी नहीं होती। और जब कोई चीज आपस में जुड़ी नहीं होती तो उसके मध्य प्रतिरोध क्या रहेगा, उच्च यानी कि अनंत। अगला प्रश्न है अपना ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। यानी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर सिद्धांत की मैं बात करूं तो यह है फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। या फिर मैं बात करूं अन्योन्य प्रेरण, क्या हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। और इसके बाद मैं बात करूं ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है सेल्फ इंडक्शन। ऑटो ट्रांसफार्मर किस पे, सेल्फ इंडक्शन पे। और जबकि सामान्य जो सामान्य ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो सामान्य ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, और ऑटो ट्रांसफार्मर सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में जो ध्वनि सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम की ध्वनि कहते हैं, या फिर वो कहते हैं हम। यानी जो ट्रांसफार्मर में जो कुंडलियां होती है, कुंडलियों में जो कंपन होता है, कंपन की वजह से आपको क्या सुनाई देती है, हम की ध्वनि सुनाई देती है।
अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मर में नो लोड टेस्ट, यानी ट्रांसफॉर्मर में नो लोड टेस्ट कौन सी हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैं ट्रांसफॉर्मर बात करूं नो लोड टेस्ट की, तो यहां पूछा गया था नो लोड टेस्ट। जब ट्रांसफॉर्मर किसी प्रकार को लोड ना जुड़ा हो तो उस पर कौन सा टेस्ट करते हैं अपने, लोड हानियां ज्ञात करने के लिए। कौन सा टेस्ट करते हैं, लोह हानियां किस हानियां ज्ञात करने के लिए करते हैं, लोह हानियां ज्ञात करने के लिए। और इस साथ में बात करूं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मैं बात करूं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करूं तो यह है तांबर हानियां ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, यानी कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। तो अगला प्रश्न अपना कॉपर लॉसेस हानि किस टेस्ट के माध्यम के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो कौन से टेस्ट के माध्यम से, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिंबल। तो क्वेश्चन में जो था ट्रांसफार्मर का आपको सिंबल पूछा हुआ था, और ट्रांसफार्मर सामान्य अगर हम सर्किट की बात करें तो ये हो जाएगा सामान्य ट्रांसफार्मर का सर्किट या सिंबल। अब आपको जो डायग्राम है एग्जाम में सिंबल किस तरह से दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप इसका राइट आंसर दे सकते हो कि सिंबल किस तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकोज रिले किस विद्युत युक्ति में प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा गया तो बुकोज रिले है वो कहां प्रयोग में लिया जाता है, तो ये कहां प्रयोग में लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। कहां प्रयोग लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 22 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट थी उसके अंदर बुकोज रिले के बारे में, और सॉरी 23 तारीख की इवनिंग शिफ्ट ने 23 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था बुकोज रिले के बारे में। तो बुकोज रिले जो होता है वो क्या होता है, गैस प्रचालित युक्ति होती है। क्या कौन सी युक्ति थी, गैस प्रचालित युक्ति। और जबकि 22 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था बुकोज रिले किस विद्युत युक्ति में प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर काम लेते हैं बुकोज रिले। और बुकोज रिले की मैं बात करूं जिसे आपका मान लो ये तो हो गया कंजर्वेटर टैंक, और यहाँ पे हो गया ये आपका मेन टैंक, और यहाँ पे जो पाइप लगा होता है कंजर्वेटर टैंक और मुख्य टैंक के मध्य, तो इसके मध्य में क्या लगा होता है, बुकोज रिले। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मर का शक्ति गुणांक निर्भर करता है। तो ट्रांसफॉर्मर का शक्ति गुणांक होता है किसके ऊपर निर्भर करता है, लोड के ऊपर। यदि आपका मान लो ऑप्शन में क्या दिया होता है, यदि लोड के ऊपर निर्भर करता है तो लोड के ऊपर, या फिर क्वेश्चन इस तरह से हो गया ट्रांसफॉर्मर का शक्ति गुणांक होता है तो किसके ऊपर निर्भर करता है, लोड के ऊपर। या फिर आप कह सकते हो पश्चगामी, और पश्चगामी कितना, मैक्सिमम 0.9। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है कि लोड के ऊपर सबसे पहले तो आपका अगर ऑप्शन में लोड के ऊपर निर्भर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोड के ऊपर निर्भर करता है। यदि मान लो ऑप्शन में लोड के ऊपर निर्भर करता है ये ऑप्शन ना हो तो फिर क्या हो जाएगा आपका पश्चगामी और कितना 0.9। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जल। देखो सिलिका जल का कार्य क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नमी होती है नमी को जाने के लिए रोकने के लिए क्या भरा होता है उसमें सिलिका जल, और किसके अंदर भरा होता है, ब्रीदर बॉक्स के अंदर। अब इसकी बात करो शुष्क अवस्था में इसका रंग, शुष्क अवस्था में इसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है, नीला। और नमी युक्त इसमें जो नमी जाने के बाद इसका जो रंग होता है वो कौन सा होता है, गुलाबी। और जो आपकी जो निम्मी की बुक है उसमें इसका उल्टा दिया हुआ है, यानी कि इसका उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे तो ये, और इसका यहाँ। भाई नमी में तो उसमें दिया हुआ है नीला और शुष्क में दिया उसमें गुलाबी। किसके अंदर, निम्मी की आपकी मैं बुक की बात करूं। इसी के अलावा जो सामान्य आपकी जो और बुक चलती है जैसे कि हरित वगैरह उसमें भी क्या दिया हुआ है, उल्टा। जबकि एक्चुअली में क्या होता है, शुष्क अवस्था में तो क्या होता है नीला, और नमी युक्त अवस्था में क्या होता है, गुलाबी। अगला क्वेश्चन है यहां पूछा गया था डिजिटल, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काफी एग्जाम में यानी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, एक क्वेश्चन पूछा गया था एससीआर के बारे में। तो यहाँ हम एससीआर के बारे में बिल्कुल सारी बातें बात करते हैं। तो एक एग्जाम में पूछा गया था एससीआर का जो होता है डायग्राम। तो एससीआर के में अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हो जाएगा एससीआर का डायग्राम, और यहाँ पे इस तरह से, और ये हो जाएगा इसका गेट। ठीक, इसका हो जाएगा डायग्राम एससीआर का। ठीक है, तो यहाँ इसका ये गेट। एससीआर में मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनलों की संख्या। तो टर्मिनल कितने होते हैं इसमें, जिसके आप देख रहे हो 1 और 2 और ये 3। तो ये एक तो ये हो गया 2 और 3। तो टर्मिनल कितने होते हैं इसमें, 2। जबकि बात मैं करूं परतों की संख्या, यहां पे पूछा है लेयर। तो लेयर की मैं बात करूं तो जो एससीआर होता है, एससीआर में जो परतों की संख्या होती है कितनी होती है, 4। इसके अलावा यदि हम बात करें एससीआर में जो पीएन जंक्शन होता है,
पीएन जंक्शन जो होती है वो संख्या कितनी होती है 3, यानी कि एससीआर में परतों की संख्या 4 और पीएन जंक्शन कितना होता है 4, पीएन जंक्शन 3 और परतों की संख्या 4 और टर्मिनल कितने होते हैं इसमें 3। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर डाइक से। यहां मैं बात करूं डाइक, तो डाइक एचसीआर के विपरीत क्रम में जोड़कर 2 एचसीआर को, और यहां टर्मिनलों की संख्या पूछी गई है, वही टर्मिनलों की संख्या। और एक बार पूछे एचसीआर, अगर डाइक की बात करें, डाइक में टर्मिनलों की संख्या पूछ चुका है और परतों की संख्या भी और संधि के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सबसे पहले बात करें टर्मिनलों की संख्या, तो डाइक होता है, और जो डाइक है डाइक के अंदर हम टर्मिनल की संख्या बात करूं कितनी होती है 2। इसी के साथ बात करूं लेयर, जो परतों की संख्या, तो परतों की संख्या होती है डाइक के अंदर कितनी 3, और संधि की मैं बात करूं पीएन संधि की, तो इसके अंदर कितनी होती है 2 पीएन संधि। टर्मिनलों की संख्या 2, लेयर 3, और परत जो संधि होती है कितनी होती है इसमें 2 संधि। अगला प्रश्न अपना यूजेटी से। यूजेटी की मैं यहां बात करूं तो यूजेटी में जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनलों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 3। यूजेटी में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है 3, और यहां वही बात करें पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन कितने होते हैं 2। अगला प्रश्न है अपना जो गेट से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी के अलावा अगर हम बात करें इससे पहले, तो यूजेटी हो गया। जैसे मान लो आपके आने वाले एग्जाम हो उसमें पूछ सकता है, जैसे कि बचा हुआ ट्राइक, तो ट्राइक में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ट्राइक की बात करें टर्मिनलों की संख्या, तो टर्मिनल होते हैं ट्राइक के अंदर 3। इसके बाद बात करें लेयर, तो लेयर होते हैं ट्राइक के अंदर 4, और पीएन जंक्शन की मैं बात करूं तो ट्राइक में कितने होते हैं पीएन जंक्शन 3। इसी के अलावा मैं बात करूं आईजीबीटी, आईजीबीटी में यदि सिरों की संख्या की बात करें, टर्मिनलों की संख्या बात करें तो कितना होता है 3, और इसमें लेयर की बात करूं तो इसमें भी लेयर जो ट्राइक है उसकी समान कितने होते हैं 4, और पीएन जंक्शन की मैं बात करूं तो पीएन जंक्शन भी कितने होते हैं इसमें 3, यानी कि जो ट्राइक और आईजीबीटी में क्या होते हैं सेम होते हैं। तो कुछ बातें होगी यानी जो इसके अलावा की जो एग्जाम में आगे पूछ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम में प्रत्येक जो गेट है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ गेट ट्रुथ जो टेबल है उसकी हम बात करें, यहाँ जो टेबल होती है जो गेट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गेट है उनकी जो ट्रू टेबल है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बफर गेट हो गया, इसके अगर ट्रू टेबल की बात करें इसकी क्या हो जाएगी ट्रू टेबल। ए की यहाँ बात करें तो ए का मतलब है यहाँ पर क्या इनपुट, और y का मतलब है आउटपुट, ये आपका हो गया आउटपुट। तो बफर जो आपका गेट है उसमें आउटपुट क्या मिलता है y बराबर a, क्या होता है y बराबर a, और इनपुट भी क्या देते हो आप इसमें a। इसी के बाद बात करूं इन्वर्टर गेट या नॉट गेट की, तो नॉट गेट का ये हो जाएगा सिंबल, और ये इसकी हो जाएगी ट्रुथ टेबल, यानी कि जो इसकी सारणी। अब मैं बात करूं यहां पर अगर हम आउटपुट की, तो आउटपुट क्या मिलेगा y बराबर a के ऊपर बार। इसके अलावा बात करें एंड गेट की, तो ये एंड गेट का हो जाएगा सिंबल, और ये हो जाएगा इसकी ट्रुथ जो टेबल है वो। यहाँ इसमें अगर हम बात करें जो एंड गेट है, एंड गेट के अंदर यदि मैं इनपुट की संख्या की बात करूं तो इनपुट कितने होते हैं इसमें 2, a व b, और आउटपुट कितना होता है इसमें 1, y बराबर a डॉट b। जैसे कि आप यहां दे सकते हो तो आउटपुट क्या रहेगा a डॉट b। इसी के अलावा बात करूं नंड गेट, और नंड गेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 23 तारीख की जो इवनिंग शिफ्ट है उसके बारे में, और पूछा गया था एग्जाम में यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के 2 होते हैं, एक तो होता है नंड गेट और एक होता है और गेट। इनके मैं खास बात बताऊं तो इनपुट 2, इसमें भी इनपुट 2, और आउटपुट कितना होता है 1 1। और ये देख सकते हो आप इसका जो ट्रू टेबल है, और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा आउटपुट का। इसी से बात करें नॉर गेट, तो नॉर गेट का सिंबल और ये इसकी टेबल, और ये इसका हो जाएगा आउटपुट। यहाँ बात करें एक्स और गेट, तो एक्स और गेट का ये बन जाएगा यहाँ पर सिंबल और टेबल,
और इसका आउटपुट, आउटपुट ए प्लस बी। और यहाँ एक्स नॉर गेट की बात करें तो एक्स नॉर गेट के अंदर जो इनपुट रहते हैं कितने होते हैं, 2, और आउटपुट कितना होता है, 1। आउटपुट की बात करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी के ऊपर बार। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, बार, तो यहाँ आ रहा है इसमें n और नॉट भी आ रहा है, और यहाँ पर अपना नॉट, तो नॉट में क्या आता है, बार, तो जहां भी n लग जाएगा उसमें क्या आ जाएगा, ऊपर है बार। और दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर गेट से पूछे तो गेट में हमेशा इनपुट 1 या 2 हो सकते हैं, जबकि आउटपुट, जो आपका आउटपुट होगा हमेशा और हमेशा कितना रहेगा, 1। और आउटपुट किससे प्रेजेंट करते हैं अपने, y से। इनपुट हमेशा, अगर इनपुट की बात करें तो जो इनपुट है, इनपुट 1 या 1 से अधिक 2 हो सकते हैं, और इसे 1 होगा तो a से प्रेजेंट करेंगे और 2 होगा तो a व b दोनों से। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जितने साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्ति में से अर्धचालक युक्ति है। देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, अर्धचालक युक्ति के बारे में पूछा गया था कि अर्धचालक युक्ति है, और ये पूछा गया था 22 तारीख की जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन में उसमें दिए होते थे तांबा, सोना, चांदी, इस तरह से ऑप्शन थे, और एक ऑप्शन था सिलिकॉन। और सिलिकॉन से काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलिकॉन से एक क्वेश्चन पूछा गया था 22 तारीख को ही, कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन के मान लो परमाणु क्रमांक कितना 14 है, और उसकी जो परमाणु संयोजकता है वो कितनी रहेगी, 4, यानी जो आखिरी कक्षा उसके में अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी रहेगी, 4। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 22 तारीख को इवनिंग शिफ्ट के अंदर, और अर्धचालक युक्ति में सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 14 था, इस पदार्थ की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अर्धचालक की हम बात करूं तो कितने भी जितने भी अर्धचालक होंगे उनकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। या मैं बात करूं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो चालक है, चालक की जो आखिरी कक्षा है, और अर्धचालक है और कुचालक, तो अर्धचालक की आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4। और यहाँ क्या रहेंगे, मैक्सिमम 4, यानी कि 4 से क्या रहेंगे, कम, और यहाँ क्या रहेंगे, 4 से अधिक। तो कहने का मतलब यहाँ 1 से लेकर 3 तक जो चालक है, चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या अंतिम कक्षा में 1 से 3, और जो अर्धचालक है उनमें हमेशा कितने रहेंगे, हमेशा और हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि कुचालक के अंदर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8, और जो कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन। और यहां मैं बात करूं चालक के अंदर, तो चालक में कम से कम तो 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न अपना, एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, डायोड। और 22 तारीख को डायोड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बात करूं 22 तारीख को इवनिंग शिफ्ट की, तो यहां पूछा गया था जो पीएन डायोड है, पीएन डायोड है उसमें, अब मैं बात करूं पीएन डायोड, तो ये हो जाएगा सामान्य, ये जो है सामान्य पीएन डायोड का सिंबल। और इसके अंदर मैं बात करूं सिरों की संख्या तो कितनी होती है, 2, एनोड व कैथोड। तो 22 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था पीएन जंक्शन डायोड में सिरों की संख्या, सिरों की संख्या तो कितनी होती है, 2। और एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, डायोड। और इसके साथ बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति, तो वो क्या कहलाती है, इन्वर्टर। अगला प्रश्न है, संधारित्र की धारिता निम्नलिखित में, जो संधारित्र होता है उसकी धारिता किसमें दी जाती है, फेरेड के अंदर। और संधारित्र से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, और 2 संधारित्र समांतर, यानी संधारित्र के 2 संधारित्र थे और उनको किसमें जोड़ा गया था, समांतर क्रम। जिसमें बात करूं समांतर, तो CT बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C1 गुणा C2 बटा C1 प्लस C2। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप मान रखें, आप जो है जिस जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो यह क्वेश्चन पूछा गया था 22 तारीख को जो है इवनिंग शिफ्ट के अंदर, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, यानी कि एक परिपथ में जिसमें ए बिंदु से बी बिंदु तक आवेश क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हो, तथा उन बिंदुओं के मध्य वोल्टेज कार्यरत है, क्या कार्यरत है, वोल्टेज कार्यरत था, इनका अनुपात क्या कहलाएगा।
तो क्वेश्चन कुछ घुमा के शानदार दिया हुआ था कि एक बिंदु से, जैसे मान लो आपका एक तो बिंदु ये है और एक बिंदु आपका ये है, इसके मध्य क्या आ रहा हो आवेश यानी कि Q आपका प्रवाहित हो रहा हो और वहां पे क्या हो V, और इनके अनुपात को क्या कहते हैं, इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा। तो मैं बात करूं C बराबर क्या होता है Q बटा V, और Q बटा V का अनुपात यहां दिया हुआ है, Q बटा V के अनुपात को क्या कहेंगे तो C, और C का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर संधारित्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी संधारित्र, जिसका भी आंसर था वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया संधारित्र का ऐसा ही मात्रक, तो संधारित्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है फेराड, और एक पूछा गया था जो आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रक तो वो क्या होता है कूलाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मिली एम्पियर या फिर क्वेश्चन था माइक्रो एम्पियर। तो मैं बात करूं मिली एम्पियर का संबंध, तो मिली एम्पियर का 10⁻³ और यदि मान लो माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर का क्वेश्चन आया हुआ था, तो माइक्रो एम्पियर को और कितना हो जाएगा 10⁻⁶। यदि मिली एम्पियर था तो मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर था 10⁻⁶। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, यानी प्रतिरोध के लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ओम। और मैं बात करूं यहां पर सीजीएस मात्रक, तो फटाफट दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सीजीएस का जो है प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होगा। आपके साथ सामने 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट कमेंट कीजिए, और जितने भी साथी नहीं जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है अपना सीजीएस का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का सीजीएस में मात्रक, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल सही, सीजीएस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है अब ओम। प्रतिरोध का सीजीएस में मात्रक क्या होता है ओम, जबकि ऐसा मात्रक क्या होता है इसका ओम, और सीजीएस मात्रक अब ओम। और मैं बात करूं 2018 के अंदर, 2018 के अंदर जो जेवीवीएनएल की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था एक अंतरराष्ट्रीय ओम, यानी कि 29 तारीख को जो एग्जाम हुई थी थर्ड शिफ्ट के अंदर, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था एक एब्सोल्यूट ओम, एक एब्सोल्यूट ओम का अंतरराष्ट्रीय एक एब्सोल्यूट का मान क्या होता है, तो 0.10049। अगला प्रश्न है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, यानी प्रतिरोधों की श्रेणी व समांतर क्रम, बाकी जितनी आपकी एग्जाम बची हुई तो आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, रेजिस्टेंस बात करें, और मैं बात करूं इसी के साथ कैपेसिटर वगैरह, आवेश वगैरह, इनके जो मात्रक है वो तो आपको कंफर्म याद करना ही है, क्योंकि इनसे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, और जब आगे जितनी एग्जाम बची हुई ना उनमें जरूर आएगा, ये तो कंफर्म 100% है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, तो RT बराबर क्या होता है R1 प्लस से R2, इस तरह से जितने भी R1 को जोड़ दो। और एक एग्जाम अभी पूछा गया था एग्जाम में के अंदर कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में यदि एक प्रतिरोध का मान हटा दिया, एक प्रतिरोध हटा दिया जाए तो क्या होगा, प्रतिरोध में RT बराबर समतुल्य पहले की तुलना में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। रीजन क्या होता है कि अगर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूह है और उसमें से एक प्रतिरोध हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और इसी तरह प्रतिरोध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी बैटरी, आपकी जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर डीसी वोल्टेज होती है, तो नाम लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन था बैटरी के अंदर, बैटरी को बाह्य प्रतिरोध या आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर मान लो आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस से R2, यानी प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के भी दिया हुआ था कि प्रतिरोध के बारे में काफी क्वेश्चन आए हुए थे। अब इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जैसे जैसे लंबाई बढ़ा दे चालक, तो हाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी में, एक प्रतिरोध है और प्रतिरोध की लंबाई है L का मान 1 मीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल भी इसका दिया हुआ था इसमें 1 मीटर स्क्वायर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जबकि इसमें दिया हुआ था प्रतिरोध का मान, जैसे कि मान लो 5 ओम हो, प्रतिरोध का मान क्या हो 5 ओम, तो रो का मान, प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना था, तो रो बराबर 1/r, तो जिसके मान लो 1/5, तो यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लग जाएगा 0, तो यहाँ आ गया पॉइंट और 5 दूनी 10, तो कितना दिया 2। बट वहां ऑप्शन एग्जाम में बात करूं तो एग्जाम में 5 नहीं था, एग्जाम में पूछा गया 2 दिया, ओम का मान कितना दिया हुआ था 2 ओम, तो 2 ओम के अकॉर्डिंग अपन केस का मान निकाले रो का मान, तो रो बराबर कितना हो जाएगा 1/r और 1/2 और 0.5, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है
प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में यदि एक प्रतिरोध हटा दिया जाए तो उस परिपथ में प्रतिरोध का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी डिस्कशन किया तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक का मान है 2 ओम, इसका मान है 3 ओम और इसका मान है 4 ओम। तो मैं आप बात करूं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में, तो फर्स्ट कंडीशन में आर टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4, 3 2 5 और 4 9 ओम। तो ये आ गया आर टी। अब सेकंड कंडीशन की बात करें क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अनुसार यदि हम बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा कि एक प्रतिरोध हटा दिया जाए। तो अब एक प्रतिरोध हटा देते हैं, इसमें ओपन परिपथ कर देंगे। जैसे कि एक प्रतिरोध हट गया ये वाला, ठीक है, ये कितने 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम। आप पूछा गया इसमें समतुल्य प्रतिरोध, तो 2 + 3 तो कितना हो गया 5 ओम। ये प्रतिरोध है जो कि हट चुका है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब परिपथ में प्रतिरोध कितना हो गया 5 ओम, तो यानी कि कम हो जाएगा रेजिस्टेंस। और जो फुल फॉर्म से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एक पूछा गया था MPCB की फुल फॉर्म, तो मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है। और BIS की फुल फॉर्म की बात करूं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और TRS की बात करूं टफ रबर शीतल केबल, और MCB की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ELCB की अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर, और MCC की मॉड्यूल केज सर्किट ब्रेकर। PCB की पूछ ले तो प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर। इस तरह से जो फुल फॉर्म है वो भी काफी पूछ सकता है, तो आप उनको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें जो वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ था 10 वोल्ट, और Q का मान दिया हुआ था उसमें 2 कूलाम, और C बराबर मान पूछा गया था। किसका मान पूछा गया था, C का। तो C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Q/V। C बराबर क्या हो जाएगा Q/V। तो C का मान आपको निकालना है, तो Q का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, और V का मान कितना है 10, 2 × 10 तो 1/5। यदि 1/5 आपका आंसर था तो 1/5 यदि आगे सोल्व कर रखा था इसी को भी, तो 0 पॉइंट यहाँ क्या लग जाएगा 0 और 0.2 कूलाम, सॉरी 2 फैरेड। सी का मान कितना हो जाएगा 0.2 फैरेड, क्योंकि संधारित्र की मात्रा की बात करूं, संधारित्र किसमें मापते हैं फैरेड के अंदर, और कूलाम का दे होता तो फिर क्या होता है आंसर आवेश का कूलाम। अगला क्वेश्चन, केबल को छिद्र में सुरक्षित रखना, यानी जो केबल होती है केबल को आप छिद्र में डाल रहे हो या फिर छिद्र में सुरक्षित युक्त, या फिर जैसे कि मान लो चूहे या फिर कॉकरोच वगैरह, इनसे आपको सुरक्षित रखना हो तो जो आपका छिद्र है, जैसे कि मान लो आपका मीटर एनर्जी मीटर होता है, जैसे कि आपका मान लो ये एक एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर में आप जो वायर डालते हो इनपुट और आउटपुट, तो वहां पर एक स्क्रू टाइप का एक PVC का एक लगा होता है जो युक्ति, उसे क्या कहते हैं ग्रोमेट। और ये क्या करता है, जो आपकी वायर है उसको बिल्कुल फिक्स से फंसा के रखता है। तो ग्रोमेट क्या कार्य करता है कि केबल को सुरक्षित चूहे वगैरह या फिर उसमें कीड़े मकोड़े जाने से उनको रोकता है। तो छिद्र को सुरक्षित रखने के लिए, छिद्र में सुरक्षित रखने के लिए, या फिर मैं बात करूं जैसे कि यहाँ केबल है, केबल पे तनाव लगेगा, तनाव से मान लो यहाँ जो कनेक्शन हो रखा है, यहाँ मीटर है और मीटर में केबल का कनेक्शन है, तो जैसे तनाव होगा तो ये वायर क्या होंगे खींचेंगे, तो इससे कनेक्शन हट सकते हैं। और मीटर अपना जैसे सील रहता है, तो ग्रोमेट जो केबल है केबल खिंचाव करेगी, तो ये वायर है इन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केबल को यहां से क्या कर लेगा जकड़ देगा। तो क्या हो जाएगा ग्रोमेट। और एक होता है थिम्बल, और ग्रोमेट जैसे छत का पंखा होता है उसमें क्या लगा होता है थिम्बल, या फिर हम बात करें ग्रोमेट। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, तो क्या कहलाएगा जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जनित्र। या फिर मोटर की बात करूं तो मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। निम्न में से आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग में कौन सा हो जाएगा डिफरेंशियल जनित्र है। और यहां पूछा गया किसी प्रेरक में धारा वह वोल्टेज के मध्य संबंध, प्रेरक है कुंडली है, कुंडली के मध्य धारा वोल्टेज के मध्य संबंध पूछा गया था। तो यहाँ पर जो धारा है, धारा क्या रहेगी पीछे रहेगी, और वोल्टेज क्या रहेगा इसमें आगे, वोल्टेज क्या रहेगा इसमें 90 डिग्री आगे, तो V रहेगा धारा से 90 डिग्री आगे। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए थे, इसमें धारा पीछे रहेगी धारा आगे रहेगी या वोल्टेज आगे, तो इस तरह से ऑप्शन तो क्या रहेगा वोल्टेज आगे रहेगा। यदि मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में 90 डिग्री आगे क्या रहती है धारा। और प्रतिरोध की बात करूं रेजिस्टेंस की, तो दोनों क्या रहते हैं इन फेज। और इन फेज का भी क्वेश्चन दिया होता है, इन फेज के लिए क्या चाहिए आप लोगों को रेजिस्टेंस, इसी में जो धारा और वोल्टेज समान चलते हैं।
अगला क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण की जो है इकाई यानी जो मात्रक होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या है इसकी इकाई। अगले क्वेश्चन की बात रही तो यहाँ पूछा गया था प्लग सॉकेट का जो है सिंबल, तो प्लग सॉकेट की मैं बात करूं तो नर व मादा प्लग सॉकेट, तो ये हो जाएगा एक तरह तो सॉकेट नर और ये हो जाएगा यहाँ पर मादा सॉकेट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये प्लग व सॉकेट का डायग्राम। या फिर इसके अलावा आपको कौन जो डायग्राम दिया हुआ था यानी सिंबल, उसका राइट आंसर ये हो जाएगा इसका एसआई सिंबल नर, ये तो जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं नर और इसे कह सकते हैं मादा। इसी के अलावा बात करें खतरे का सिंबल यानी कि डेंजर का सिंबल, तो ये होता है त्रिभुजाकार। इसमें पूछा गया था आकृतिक आकार, तो कौन सा होता है त्रिभुजाकार। जैसे कि यहाँ मान लो टॉक्सिक हैजार्ड या फिर लेजर बीम का खतरा जो भी है यहाँ सिंबल बना होगा, तो इसके अंदर धरातल का रंग तो कौन सा होता है पीला, और कलर चित्र का रंग की बात करें तो कौन सा होता है काला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अस्थायी वायरिंग में के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्लिट वायरिंग वगैरह जो मान लो आपको अस्थायी वायरिंग करनी है तो कौन सी वायरिंग करेंगे, जो कंड्यूट वायरिंग है वो तो कौन सी पड़ती है महंगी वायरिंग। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग का के निम्नलिखित में से भाग नहीं है, जो कंड्यूट वायरिंग में काम आने वाले भाग नहीं है। जैसे मान लो एल्बो हो गया, जंक्शन बॉक्स हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर, या फिर मैं बात करूं जैसे कि हैमर हथौड़ा भी हो गया, और मैं बात करें जैसे कि ड्रिल मशीन वो भी हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन दिया हो जिसमें मैं बात कर लूं पीसीबी वगैरह या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो वो क्या हो जाएगा कंड्यूट वायरिंग का भाग, जो कंड्यूट वायरिंग है उसका भाग नहीं होगा। तो वहां पूछा गया था ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो कंड्यूट जो वायरिंग होती है उसका भाग नहीं है, और यहाँ अस्थायी वायरिंग उसका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा ज्ञात नहीं की जाती है। देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा है विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है किस नियम के द्वारा ज्ञात नहीं की जाती है। तो एक ऑप्शन था उसमें जिसके द्वारा जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, तो उसे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बनता है जबकि उसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और उसमें ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शन थे मैक्सवेल का स्क्रू नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं जो कि फैराडे के नियम के अनुसार ज्ञात नहीं कर सकते, उसके नियम के अनुसार तो उत्पादन किया जाता है। भारत में सिंगल फेज तार प्रणाली में फेज तार का रंग, देखो यहाँ पर क्वेश्चन शानदार था, फेज तार का रंग पूछा गया था। और मैं बात करूं फेज तार का रंग, तो फेज तार की अगर हम बात करें थ्री फेज में तो आर वाई और बी, ठीक है रेड येलो ब्लू, लेकिन रेड उसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं था। इसी के अलावा बात करूं OFRC या OFV ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसके बात करूं तो इसमें जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था न्यूट्रल तार का रंग फ्लेक्सिबल का, तो इसमें इसने आंसर माना था नीला। DMRC की बात करें, DMRC ने आंसर माना था काला न्यूट्रल तार का रंग। और यहां बात करें JVNL की, तो JVNL ने पूछा फेज तार का रंग और इन्हीं में पूछा था न्यूट्रल तार का रंग, तो न्यूट्रल तार का रंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने माना नीला और DMRC ने माना काला। इसी के साथ बात करें फेज तार का रंग, फेज तार का रंग सामान्य क्या होता है लाल रंग, कौन सा होता है लाल रंग। और मैं बात करूं DC के अंदर या फिर मैं बात करूं DC में रेलवे के अंदर, रेलवे लाइन में फेज तार का रंग या न्यूट्रल जो पॉजिटिव तार है उसका रंग प्लस तार का रंग, तो वो क्या होता है भूरा। तो ऑप्शन में था नीला, काला, भूरा, पीला। इसके अलावा बात करूं मैं अर्थ तार का रंग, तो अर्थ का होता है हरा या फिर हरा प्लस पीला। तो यहां बात करें सिंगल फेज, तो सिंगल फेज प्रणाली में क्या हो जाएगा यहां पर नीला। अगला प्रश्न है यदि पीड़ित विद्युत संपर्क में है, यानी कोई पीड़ित है वो विद्युत संपर्क में है तथा उसे छुड़ाने के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या करोगे उसे पकड़ोगे, हाथ से पकड़ खींचोगे या फिर कंबल से पकड़ खींचोगे या फिर आप मेन स्विच बंद करोगे। सबसे पहले क्या करोगे आप जो मेन स्विच है उसे क्या करोगे ऑफ करना है, उसके बाद उसे वहां से विद्युत संपर्क से छुड़ाना है। जैसे आप मेन स्विच ऑफ करोगे वो अपने आप खुद ही छूट यानी नीचे गिर जाएगा और उसको आप फिर उसका प्राथमिक उपचार करना है। सबसे पहले क्या करोगे मेन स्विच आपको क्या करना है ऑफ करना है। ऑप्शन में दिया हुआ था मेन स्विच ऑफ करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेन स्विच ऑफ करेंगे। और अगला क्वेश्चन है
आग बुझाने का उपकरण प्रयोग में निम्नलिखित में से किया जाता है, यानी कि आग बुझाने का जो उपकरण होता है उसका प्रयोग क्यों लेते हैं, क्वेश्चन इस तरह से था, प्रयोग क्यों लेते हैं। ये तो सब जानते हैं, आग बुझाने के लिए काम लेते हैं, लेकिन प्रयोग क्यों लेते हैं, बस क्वेश्चन में गुमराह करने का था। और उसमें ऑप्शन दिए हुए थे आग बुझाने के लिए, आग लगाने के लिए, इस तरह से तो आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो ओम का नियम, तो ओम का नियम किन पुर्जों पर लागू होता है, तो पैसिव पुर्जों के ऊपर लागू होता है। और मैं बात करूं एक्टिव, तो एक्टिव पुर्जे वह पुर्जे जो ओम व किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते, और पैसिव पुर्जे वो पुर्जे जो ओम व किरचॉफ के नियम का क्या करते हैं, पालन। पैसिव पुर्जों की बात करूं तो सामान्य से एग्जाम्पल लूं, प्रतिरोध, कैपेसिटर, एल, कुंडली, ये क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के नियम। और यहां बात करूं एक्टिव, तो जैसे डायोड वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह, ये कौन से हो जाएंगे, एक्टिव पुर्जे। और प्रतिरोध से भी पढ़ते हैं एग्जाम में, जो ओम का नियम है उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम की अगर हम लागू की बात करें तो ओम का नियम लागू कहां होता है, एसी व डीसी दोनों के लिए, लेकिन एसी में कहां लागू होता है, केवल प्योर रेजिस्टेंस से, यानी कि शुद्ध परिपथ, और डीसी में प्रत्येक जगह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रति चुंबकीय पदार्थ, यानी कि यहाँ पूछा गया डायामैग्नेटिक पदार्थ। डायामैग्नेटिक पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबक को अपनी तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करते हो। तो मैं बात करूं चालक, तो जितने भी चालक है वो किस में आते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर। या फिर मैं बात करूं लकड़ी, पत्थर, या फिर जैसे, तो ये किस में आ जाएंगे, कुछ प्रति चुंबकीय पदार्थ में। इसी के बात करूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किस में आएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में, किसमें आएगा, अनुचुंबकीय में। और यहां मैं बात करूं लोहा, तो लोहा आएगा चुंबकीय पदार्थ में। और अधिकतर चालक किसमें आता है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ये किसमें आ जाएंगे, प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, डेसिबल में। भूमिगत केबल के शॉर्ट सर्किट स्थिति में दोष का पता करने के लिए क्या दोष, कौन सा दोष देखा जाता है, लूप मरे टेस्ट। भूमिगत केबल का अधिकतम वोल्टेज प्राप्त, तो ये हो जाएगा 220 वोल्टेज से लेकर 66 किलो वोल्ट तक, ये ऐसे काम ले सकते हैं 66 केवी तक। विद्युत धारा स्रोत का आंतरिक जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। और यहां मैं बात करूं एमीटर, एमीटर, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध उच्च, या फिर यहां बात करूं कम, और यहां शून्य लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। और यहां बात करें आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक, जो आदर्श धारा स्रोत का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, अनंत। इसके अलावा बात करूं वोल्टेज स्रोत, वोल्टेज स्रोत, तो उसका क्या हो जाएगा, शून्य। धारा स्रोत का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत, वोल्टेज स्रोत का क्या हो जाएगा, शून्य। और एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य, वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत, आदर्श स्थिति में, आइडल स्थिति में। और यहाँ ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मान मात्रक पूछा गया तो क्या होता है, केंडला। और दोस्तों आपको जो इल्यूमिनेशन जो लैंप है, लैंप से संबंधित क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपकी जो क्लास डली हुई है चैनल पे वो देख सकते हो। उसमें जो तीव्रता वगैरह जितने भी मात्रक है उनके बारे में पूरा विस्तार से बताया हुआ है। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है फिलामेंट लैंप, यानी जो सामान्य लैंप है फिलामेंट, उसका गलनांक, टंगस्टन जो लैंप है टंगस्टन फिलामेंट, उसका गलनांक, तो गलनांक की बात करूं तो कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर बात करूं कार्यकारी तापमान, कार्यकारी तापमान, तो कार्यकारी तापमान जो होता है वो कितना होता है इसका, वो होता है लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 2700 डिग्री सेंटीग्रेड कार्यकारी तापमान। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसे डायग्राम दिया हुआ था लैंप का, ये लैंप का डायग्राम हो गया, यहाँ पे जुड़ा होगा इसमें तंतु, तो तंतु किस भाग में है, तो जैसे कि मान लो इसकी नंबरिंग यहाँ दे दी हुई हो, इसकी यहाँ नंबरिंग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर,
4 नंबर और 5 नंबर। तो तंतु किस भाग में जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ 2 नंबर भाग पे। तो आपके जिस भाग में नंबर जुड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकाश व्यवस्था लैंप जीएलएस लैंप का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? धारा का विक्षेप दर्शाने वाला। और इसके आपको मान बढ़ाना तो कौन सा जो प्रतिरोध जोड़ोगे? संट प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरणों के द्वारा जो माप सीमा, मान लो जो आपका एक तो था ऑप्शन में एमीटर, सॉरी क्वेश्चन इस तरह से था, निम्नलिखित किसी के द्वारा जो उपकरण, जो आपकी जो उपकरण है, उपकरणों की माप सीमा किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? किनके द्वारा उपकरणों की माप सीमा बढ़ाई जाती है? क्वेश्चन इस तरह से था कि जो उपकरण है उनकी माप सीमा बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयोग लेंगे या किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो ऑप्शन थे आपके पास में वर्धक, प्रतिरोध, संट प्रतिरोध, सीटी, पीटी, सभी। ये हो जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ये। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी। मैं सभी की माप सीमा इनके माध्यम से बढ़ा से, ये तो हाई उपकरण होते हैं वैसे ही, तो सभी। देखो संट प्रतिरोध, एमीटर, वर्धक, जैसे कि आपका क्या है? वोल्टमीटर। विभवांतर की इकाई, तो यहां मैं बात करूं ईएमएफ, विभवांतर या फिर विभव, तो इन सभी की इकाई क्या होती है? वोल्ट। और इकाई से भी, यानी जो इकाई से अगर हम बात करें तो इकाई से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। ओम प्रतिरोध की इकाई तो क्या होती है? ओम। संधारित्र क्या होती है? फैराडे। प्रेरक क्या होती है? हेनरी। तो इस तरह यानी जो आपके मान है, मान से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे। और मैलेट, तो मैलेट क्या होता है? यह लकड़ी या फिर पीवीसी का बना होता है, जो लकड़ी या फिर जो आपका होता है हैमर है, मैं बात करूं हैमर की, तो ये हैमर के समान ही होता है। लेकिन कहाँ प्रयोग में लेते हैं इसे? जो आपके तांबे की कुंडली वगैरह है, सीट मेटल है, उनको ठोकने के लिए काम में लेते हैं। एक मोटर जिसकी गति कितनी है? 500 आरपीएम और वह 12, उसकी पोलों की संख्या कितनी है? 12। तो मोटर की आवृत्ति, तो यहां पर आपको निकालना है एफ, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एन बटा 120। तो पी का मान कितना दिया हुआ है? 12, और यहां पर कितना है? 500, तो 120, तो 0 0 12, तो कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। और एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्सएल बराबर होता है तो 2 पाई एफ एल, और एक्स सी बराबर बात करूं, ये तो हो गया एक्स एल बराबर, और एक्स सी बराबर तो 1/2 पाई एफ सी, ये पूछा गया था। और एक पूछा गया था अनुनाद रेजोनेंस, जो फ्रीक्वेंसी उसका मात्रक। संट कॉइल, जो संट मोटर होती है उसमें कॉइलों की संख्या, तो जैसे संट मोटर की हम बात करें तो एक तो हो जाएगा इसमें आर्मेचर, और एक हो जाएगी संट कुंडली। तो क्वेश्चन पूछा संट मोटर में कॉइलों की संख्या है, जो संट कॉइलों की संख्या कितनी होती है? 1। तो राइट आंसर है 1। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर की रेटिंग, जो प्रत्यावर्तक की रेटिंग किसमें दे दी? किलो वोल्ट एम्पियर केवीए में। मोटर की गति किस उपकरण के द्वारा नापी जाती है? तो टेकोमीटर। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर, डैम्पर कुंडली, तो डैम्पर कुंडली क्या काम आती है? उससे स्वचालित यानी कि सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, स्वचालित। या फिर मैं बात करूं प्रत्यावर्तक के अंदर, प्रत्यावर्तक, तो प्रत्यावर्तक में डैम्पर कुंडली आंतरिक संतुलन के लिए काम में आती है। अगला, किसी मोटर का रोटर स्टेटर, किसी मोटर का रोटर व स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के समान गति कर गुणन कर रहे हैं तो वह मोटर कहलाएगी। तो वह क्या कहलाएगी? उसे क्या कह सकते हैं हम?
प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर में क्या होती है, सिंक्रोनस गति पर घूमता है, अब जो उसका स्टेटर वगैरह रोटर वगैरह। निम्न में से किस मोटर का बलागुण निम्न होता है, देखो ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया शेडेड पोल मोटर से, यानी कि जो सबसे कम बलागुण की मोटर होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना। जैसे मान लो शेडेड पोल मोटर ऑप्शन में हो तो सबसे कम क्या हो जाएगी, शेडेड पोल मोटर। इसकी दक्षता की बात करें तो लगभग 40% या मान लो 25% तक क्या होती है इसकी दक्षता होती है। हाथ की कलाई में कौन सी मोटर प्रयोग में जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, शेडेड पोल मोटर। हाथ की कलाई घड़ी में कौन सा सेल प्रयोग में काम लेते हैं, तो बटन सेल, और बटन सेल का दूसरा नाम पारा सेल। और सेल से कल जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था सेल के बारे में, एक तो निकल आयरन सेल और एक सौर सेल। तो निकल आयरन सेल में NH4Cl, और जो के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या होता है, सार होता है, और सार भी कौन सा होता है, कमजोर। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। अगला प्रश्न है 68 नंबर, ऐसी मोटर में रोटर स्लॉटों को तिरछा क्यों किया जाता है, कॉगिंग दोष से दूर प्राप्त करने, कॉगिंग दोष ना हो, जकड़न दोष ना हो। तो जकड़न दोष को दूर करने के लिए क्या काम लेते हैं, जो रोटर स्लॉट होते हैं उनके क्या करते हैं, तिरछा करके रखते हैं। और मान लो अगर किसी मोटर में कॉगिंग दोष हो जाता है तो मोटर 1/7 गति पर गुणन करती है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 69, किस ऐसी मोटर का टॉर्क न्यूनतम, तो सामान्य बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर मान लो ऑप्शन में जो सबसे कम मोटर है तो जैसे शेडेड पोल मोटर वगैरह, तो आपका राइट आंसर ये। आज जो इस तरह क्वेश्चन है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है इनका। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस उपकरण के माध्यम से आर्मेचर प्रतिरोध का मापन किया जाता है, तो आर्मेचर प्रतिरोध मापना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे मान लो आपको वहां केल्विन ब्रिज, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और आर्मेचर प्रतिरोध के बात करूं तो क्या होता है 0.1 यानी कि 1 ओम से कम। तो यहां हम बात करें तो अन्य क्वेश्चन की, तो वह ब्रिज जिसके माध्यम से न्यूनतम प्रतिरोध मापा जाता है तो कौन सा, केल्विन ब्रिज। या फिर बात करूं इंसुलेशन तो कौन हो जाएगा, मेगर है। इंसुलेशन मापना हो तो किसके माध्यम से, मेगर। और मेगर क्या मापता है, उच्च प्रतिरोध। और जितने साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करते दीजिए। अगला क्वेश्चन है, गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर, तो कौन सा रोटर प्रयोग में लेते हैं, तो गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में जो गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर है उसमें कौन सा स्क्वायर केज रोटर काम में लेते हैं। और दोस्तों आज की क्लास के जो क्वेश्चन है यहीं तक, और बाकी जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं जो 71 नंबर क्वेश्चन तक आज ही, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अपने इन शिफ्टों के वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। और आज ही जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन अपने सोल्व किए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बच्चे बाकी बचे टेक्निकल प्लस जो जीके क्वेश्चन है वो सारे जो नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। और जितने भी साथी चैनल पर जुड़े हैं प्लीज बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल से ना जाए और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। जो बेल आइकन दिया हुआ है आपके सामने, जो उस बेल आइकन में जो घंटी का चिन्ह है उसको एक बार जरूर दबा दे ताकि सबसे पहले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकता है। नहीं, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सब भारत के नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप सब कमेंट कर सकते हो, किसी प्रकार को रोक टोक नहीं है। हाँ बट गलत कमेंट ना करें। और कई कमेंट आ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आपके साथ गलत है। जी हाँ, बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हो, आपके उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा, गलत है या फिर क्वेश्चन सही है। बस होता क्या है, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन को अपने सिर्फ डाटा मिलता है, ये नहीं क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज वहां से अपन छाप लेंगे। पेपर तो वो वैसे वैसे अपने को मिलता है नहीं, बस क्वेश्चन के अगर हमें हिंट मिलता है जैसे कि गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर रोटर है तो स्टूडेंट आगे ये बताएगा सर गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में से क्वेश्चन पूछा गया था, रोटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब रोटर के बारे में रोटर का नाम पूछ सकता है या रोटर के कार्य पूछ सकता है, किसी कोई पूछ सकता है, बट अपन ने यहाँ उसका एग्जैक्ट डाटा उठाते हैं कि इसके बारे में समथिंग क्वेश्चन था। और जैसे कि आप अपने आज 71 क्वेश्चन देख लिए तो 71 से मान के चलो लगभग अपन ने 71 कहीं 71 क्वेश्चन पढ़ लिए। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अपने एक या दो क्वेश्चन आप सोल्व करते आ रहे हैं। तो जैसे गिलहरी पिंजरा प्रेरण रोटर आ गया, तो अब जो गिलहरी पिंजरी प्रेरण जो मोटर है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल से आपको पढ़ना है। ये नहीं आप रोटर पढ़ रहे हो, से मान लो रोटर के बारे में अल्टरनेटर के बारे में आ गया तो अल्टरनेटर जैसे समांतर क्रम आ गया फिर श्रेणी क्रम आ गया, जो भी है तो उन सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल से पढ़ना है। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और किसी प्रकार क्वेश्चन में कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकता है, उसका आपको साथ ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जितने भी साथी जो क्वेश्चन आपको याद है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से आप टेलीग्राम पे भी आप क्वेश्चन मैसेज कर सकते हो। और रही बात पीडीएफ की, काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करा दी जाएगी, या फिर कुछ टाइम बाद जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पीडीएफ का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया जाएगा, वहां से भी आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।